with the hypothesis testing, and we will introduce the hypothesis testing today, and later on we will see कि hypothesis testing जो है वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है और इसके applications क्या हैं, mean के लिए, standard deviation के लिए, proportions के लिए, फिर multiple samples के लिए use करेंगे next chapter में इसको, फिर उससे next chapter में हम मुख्तलिफ variables के आपस में relationship को जो है वो हम understand करने की कोशिश करेंगे. Somebody raised hand. Any questions? Okay. So what is a hypothesis test? First of all, you need to understand hypothesis. ये explain करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बहुत बार hypothesis पढ़ा है. This is a testable Yes. statement. Hypothesis का मतलब ये होता है कि a testable statement that you can test through a particular statistical or non-statistical procedure to get an answer of your question. जैसे एक क्वेश्चन हमने ये कहा कि जो proximal bone fractures हैं उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर है, तो ये एक हाइपोथेसिस है आपका. इस हाइपोथेसिस को आप यूज करके तो आप टेस्ट कर सकते हैं. अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम टेस्टेबल स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लेम होता है और क्लेम को आप हमेशा टेस्ट कर सकते हैं. क्लेम ठीक भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है. यहाँ पे जैसे कि क्लेम है that if a manufacturer of rechargeable batteries claim that the batteries they produce are good for an average of at least 1000 charges, तो एक बंदा है वो बैटरीज प्रोड्यूस करता है, रिचार्जेबल बैटरीज हैं, और उसका क्लेम ये है कि ये 1000 चार्जेस चलेगी ये बैटरी. तो हो सकता है आप एक बैटरी परचेज करें और वो 2-3 चार्जेस के बाद खराब हो जाए. तो इससे आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि उसकी सारी बैटरी जो है वो खराब है. हो सकता है आप एक बैटरी परचेज करें और 2000 चार्जेस जो है वो चले. इससे आप ये भी नहीं अज्यूम कर सकते उसकी सारी बैटरीज जो है इतना चलेंगी. सो क्लेम या टेस्ट ऑफ क्लेम, इसको हाइपोथेसिस से हम इस तरह से रिलेट करते हैं दैट दिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट विच वी कैन टेस्ट थ्रू एम्पिरिकल मीन्स. एम्पिरिकल मीन्स का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंटेशन से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ये बात जो है ये दुरुस्त है या नहीं है, और इसको पहले हम स्टैटिस्टिकल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. वो लिखना बहुत ईजी है, उसके लिए हमें स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ना पड़ता है. अगर बात देखें यहाँ तो क्या बात की गई है, एवरेज की बात की गई है. तो एवरेज हमें पता है कि एवरेज को हम पॉपुलेशन के एवरेज को म्यू से डिनोट करते हैं और जो सैम्पल का एवरेज है उसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है या तो म्यू की या फिर एक्स बार की. तो हमें कैसे पता चलेगा? इसी स्टेटमेंट में उसने बताया अ सैम्पल वुड बी टेकन टू टेस्ट दिस क्लेम. सो दैट मीन्स कि सैम्पल लिया जाएगा. ये बात पॉपुलेशन की है, अभी सैंपल लिया नहीं है. तो यहाँ पे म्यू के बारे में बताया गया. तो ये जो 1000 का मतलब है, तो 1000 का मतलब ये है कि ये किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में. दिस इज अ पॉपुलेशन पैरामीटर. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसने कहा है कि एटलीस्ट के लिए, कम से कम के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, दैट इक्वल टू अ ग्रेटर देन 1000 चार्जेस. सो ये एक हमारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आ गया. To test the average of 1000 hours, a pair of hypotheses are tested. तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है उसके दो हिस्से होते हैं. एक को हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, एक को हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना, हम बार बार रिपीट करेंगे और ये हमें समझ आ जाएगी. वन दैट रिप्रेजेंट द क्लेम एंड द अदर इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो एक हाइपोथेसिस वो होता है जो क्लेम के बारे में बता रहा होता है, जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, ये क्लेम कर रहा है कुछ, तो इसके बारे में ये बता रहा है. लेकिन दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इसके बिल्कुल अगेंस्ट होगा. अगर आप क्लेम देखें तो उसका स्टैटिस्टिकल क्लेम ये है कि म्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1000. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? म्यू इज लेस देन 1000. ठीक है ना? तो अगर मैं इस क्लेम को प्रूव करना चाहता हूँ तो ये प्रूव करना चाहता हूँ कि जो एवरेज चार्जिंग उसकी फ्रीक्वेंसी है वो उसकी एवरेज कितनी है? मोर देन 1000, एटलीस्ट 1000 है, या 1000 या उससे ज़्यादा है. लेकिन इसके ऑपोजिट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि वो चार्जिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 1000. तो हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस है. दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, and this is what we call alternative hypothesis.
थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। तो null hypothesis is a statistical hypothesis that contains a statement of equality. तो यूजुअली null hypothesis में equality का साइन होता है, ठीक है। when I say mu is equal to 1000, this is a null hypothesis, ये equality साइन है, ठीक है। ये जो equal to है, mu is greater than equal to 1000, ये भी equality साइन है यहाँ पे, क्योंकि greater than के साथ equal to भी आ रहा है। mu is less than equal to 1000, ठीक है, एट मोस्ट, ये एट मोस्ट का साइन है, और ये भी इक्वल टू के साथ है, तो ये भी इक्वालिटी का साइन है। ये सारे नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपके पास इक्वालिटी साइंस नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नल हाइपोथेसिस है म्यू इज इक्वल टू 1000, तो इसका नल हाइपोथेसिस होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 1000, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो दिस इज नॉट एन इक्वालिटी साइन, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इक्वालिटी साइन। mu is greater than equal to 1000, इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, mu is less than 1000, तो ये भी इक्वालिटी साइन नहीं है। फिर mu is less than equal to 1000, ये नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, mu is greater than 1000, ठीक है। इजी एज दैट, समझ आ गई ना कि अगर इक्वालिटी साइन है तो नल हाइपोथेसिस है, अगर इक्वालिटी साइन नहीं है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो बहुत कम इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ें, लेकिन एक्सप्लेन करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के पास एक मेंटल इंट्यूशन होनी चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों है। कि रिसर्चर का क्लेम एक ही था, उसका क्लेम ये था कि बैटरीज जो हैं वो कम से कम 1000 दफ़ा चार्ज हो सकती हैं, लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हमारे पास दो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्यों होते हैं, इसकी दो रीजंस है। नंबर वन, अगर आप ये क्लेम करें कि वाटर जो है वो बॉयल होता है 100 सेल्सियस पे, 100 सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉयल होता है, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस क्लेम होगा दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 सेल्सियस। अब इसको प्रूव करने के लिए आपके पास स्यापा ये है कि आपने K2 की चोटी पे जाना है, वहां जाके वाटर बॉयल करना है, आपने देखना टेम्परेचर क्या है। आपने मार्स पे जाना है, वहां पे जाके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां में जाके आपने पानी बॉयल करके देखना है टेम्परेचर क्या आता है। रावलपिंडी में बॉयल करके देखना है कि क्या टेम्परेचर आता है, ठीक है ना। तो जब आप पूरी कायनात के एक एक मतलब कोने में जाके बॉयल करके देख लेंगे और यही आएगा 100 सेल्सियस, तो आपका क्लेम ठीक है। वरना कहीं पे भी अगर एक भी बार वाटर जो है वो 98 पे या फिर 123 पे या फिर 47 सेल्सियस पे जो है वो बॉयल हो जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज ऑल्सो बिग कंपोनेंट ऑफ दिस। तो अगर ये कहीं इस 100 सेल्सियस से आगे पीछे ये बॉयल हो जाता है तो ये आपका क्लेम जो है ये खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर इसकी एक ऑपोजिट क्लेम आ जाएगा विच इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 100 सेल्सियस। तो हमें इसलिए दोनों क्लेम चाहिए होते हैं, बिकॉज नल हाइपोथेसिस को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। नल हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपको उसको बार बार और हर जगह पे प्रूव करना पड़ता है। तो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों यूज करते हैं, और ज्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ओके, रिसर्च हाइपोथेसिस। आप जब रिसर्च को पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे कल को इंशाल्लाह, तो उसमें आप देखेंगे कि जो हाइपोथेसिस है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा गया होगा, बताया गया होगा। तो रिसर्च हाइपोथेसिस इसीलिए उसको बोलते हैं। ऑलराइट, सो एग्जांपल देखते हैं। राइट द क्लेम एज अ मैथमेटिकल सेंटेंस, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में यानी कि लिखें आप क्लेम को। स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे आप SIS के साथ हाइपोथेसिस लिख रहे हैं, यहाँ पे SES के साथ हाइपोथेसिस लिख रहे हैं, मसला नहीं है। सिंगल एक हो तो उसे SIS के साथ हाइपोथेसिस लिखते हैं, अगर प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तो हम ES के साथ। दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ hypothesis and identify which represent the claim। तो आपकी बुक के हवाले से, आपकी एग्जाम के हवाले से, आपके क्विजेस और असाइनमेंट के हवाले से
हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपने एक काम जरूर करना है, दिस इज अ मस्ट, कि आपने स्टेटमेंट पढ़ने के बाद नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों लिखने हैं, और दूसरा ये कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में क्लेम क्या है, उसके सामने आपने लिखना है कि दिस इज द क्लेम। सो लेट मी शो यू। जैसे ये क्लेम है, अ मैन्युफैक्चरर claims that its rechargeable batteries have an average life of at least 1000। तो इसका statistical notation क्या होगा, that H naught, तो null hypothesis को हम H naught से, H के सब में नीचे आप नॉट लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, H नॉट, उसके बाद कॉलन्स, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट का साइन ये होता है। तो इसके साथ आप लिखेंगे क्लेम, क्योंकि ये इस मैन्युफैक्चरर का क्लेम है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको लिखने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप H के नीचे A लिखते हैं, एक वो है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ H1, ठीक है। तो म्यू और ये जो साइन होगा आपका नल हाइपोथेसिस में, जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन आपके पास आएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे लेस देन आ जाएगा 1000। इक्वालिटी का साइन आपने कभी भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नहीं लिखना। अब इन दोनों में से, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से एक ही क्लेम हो सकता है, दोनों क्लेम नहीं हो सकते। अगर आप ये देखें, स्टेटमेंट इस तरह से होती, अ मैन्युफैक्चरर claims that its rechargeable batteries have an average life of less than 1000 charges। तो less than 1000 जो है ये alternative hypothesis। तो फिर हमारा claim कौन सा होता, alternative hypothesis। मतलब ये कि हमारा claim जो है वो null hypothesis भी हो सकता है और alternative hypothesis भी हो सकता है। एक और यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसका हम hypothesis लिखते हैं, और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो स्टेटविल कॉलेज है, that claims that 94% of their graduates find employment within 6 months of graduation। के 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ही वो स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं वो कहीं जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 94% क्या है स्टेटमेंट में, तो बता सकता है? नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस तो है, बट ये क्या है, ये एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रोपोर्शन है, क्या है? ये प्रोपोर्शन होगी। प्रोपोर्शन, एग्जैक्टली, दिस इज अ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये सक्सेस प्रोपोर्शन है जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप मीन की नहीं करते, वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की भी कर सकते हैं, वेरिएंस की भी कर सकते हैं, आप प्रोपोर्शन की भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हाइपोथेसिस लिखेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें हम म्यू नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज की बात नहीं हुई, यहाँ पे हमें उसने एक प्रोपोर्शन दिया है, तो हम P यूज करेंगे। अगेन यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर का है, तो पी कैप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि पी कैप तो हम सैंपल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें कि हमने सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखा, H नॉट कॉलन्स P इज इक्वल टू 0.94। 0.94 इज 94%, और ये क्लेम है, ये क्लेम करता है ये जो कॉलेज है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि P इज नॉट इक्वल टू 0.94। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें कि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि एटलीस्ट 94%, उन्होंने एग्जैक्टली 94% बताया। तो हमने इक्वल टू 94% यानी 0.94 जो है वो यूज किया। तो उसका कॉम्प्लीमेंट वुड बी नॉट इक्वल टू। तो आपने इन साइंस का ख्याल रखना है कि जब आपके नल हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन आएगा। ओके, और अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस में लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। अगर नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू का साइन आ रहा है तो नॉट इक्वल टू का साइन आएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, आगे चल के हम देखेंगे जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में इसको देखेंगे। अब क्लेम को आइडेंटिफाई कैसे करें? ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में सब कुछ दिया हुआ है। स्टेटमेंट में हमें ये भी बताया गया कि 94% प्रोपोर्शन है। स्टेटमेंट में हमें ये भी बताया गया है कि लेस देन या मोर देन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो एटलीस्ट की बात की गई है। एटलीस्ट की बात होती तो हम ये वाला साइन यूज करते, अगर एटमोस्ट की बात होती तो हम ये वाला साइन यूज करते।
अगर लेस देन की बात होती तो हम ये वाला साइन यूज करते, ग्रेटर देन की बात होती तो ये वाला साइन यूज करते। अब ये तो कोई बात नहीं उनकी, उन्होंने एग्जैक्ट वन सिंपल नंबर बताया हमें। तो जब आपको एग्जैक्ट नंबर यस बताया गया तो हमने इक्वल टू का साइन यूज करना है। यस इक्वल टू का साइन हमेशा नल हाइपोथेसिस में यूज होता है और नॉट इक्वल टू का साइन हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यूज होता है। ओके ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? यस ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एरर्स। ये जो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में। ये बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस को भी नहीं पता होता कि आखिर वो बात क्या कर रहे हैं। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। आई एम गोना टीच यू दीज थिंग्स, लेकिन अभी सिर्फ मैं उनकी बेसिक इंट्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। इनकी जो एक्चुअल कैलकुलेशंस हैं और वो कैसे एक दूसरे को चेंज करती हैं, कैसे एक टाइप एरर जो है वो दूसरे टाइप ऑफ एरर पे इम्पैक्ट करता है, और ये एक्चुअल में होते क्या, इनकी आखिर रिसर्च में इम्प्लीकेशन क्या है, ये आपको तब समझ आएगी जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक, यानी ये चैप्टर इससे अगला चैप्टर, ये आप कंप्लीट स्टडी कर लेंगे और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब टाइप 1 एरर ये है कि आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो आपने टेस्ट किया, क्योंकि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो नल हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करना है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करना है। आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था, मतलब वो ठीक था, लेकिन आपने रिसर्च की और उसमें उसे रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा कि ये मेरे सैंपल में रिजेक्ट हो गया। भाई 95% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप 100 सैंपल लेते हैं तो जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड किया है, उन 100 में से 95 सैंपल्स की जो वैल्यूज है वो इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल में आएगी। तो व्हाट अबाउट अदर 5, बाकी के 5 सैंपल्स, वो उनकी वैल्यूज इससे बाहर आएंगी, वो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल में फॉल नहीं करेंगे। तो 5% चांस है कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था, आपको उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। तो दिस इज टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर ये होता है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस था ये फॉल्स था, ये गलत था, ये आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने रिजेक्ट नहीं किया। तो टाइप 1 एरर इतना डेंजरस नहीं है जितना टाइप 2 एरर है, लेकिन ये एरर्स क्या होते हैं, इनको कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब हम डिसीजन करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के बाद हमने डिसीजन करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है। तो अगर हम गलती करते हैं उसमें, यानी कि वो अगर ट्रू है और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हम टाइप 1 एरर ये होता है। अगर वो फॉल्स है और हमने रिजेक्ट नहीं किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर हम टाइप 2 एरर करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस है H नॉट और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो हम फॉर एग्जांपल जब ये लिखते हैं हाइपोथेसिस, तो क्लेम हम लिखते हैं, यहाँ पे क्लेम है, तो क्लेम में हमारे पास जो डिसीजन आता है वो किसके बारे में होता है? डिसीजन इज ऑलवेज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये चीज़ें क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ कि डिसीजन इज ऑलवेज अबाउट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, डिसीजन इज ऑलवेज अबाउट नल हाइपोथेसिस, डिसीजन इज नेवर अबाउट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में हमको डिसीजन नहीं देते, हम हमेशा जो नल हाइपोथेसिस है उसके बारे में डिसीजन करते हैं, और सिर्फ दो ही डिसीजन हो सकते हैं, दो ही डिसीजन हो सकते हैं। नंबर 1, आप कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट H नॉट, और आप कहेंगे रिजेक्ट H नॉट। ठीक है, या तो आप H नॉट को नहीं रिजेक्ट करेंगे या उसे रिजेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि वी एक्सेप्ट, यू कैन नॉट से वी एक्सेप्ट H नॉट, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये मैंने आपको बताया ना कि एक्सेप्ट करने के लिए वो हाइपोथेसिस, वो क्लेम दुनिया में हर जगह ट्रू होना चाहिए, तो वो तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करता है तब तक हम H नॉट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम क्या कहते हैं कि हमने जो सैंपल लिया, उस सैंपल में जो रिजल्ट्स आए उसकी बेस पे हमने H नॉट को रिजेक्ट नहीं किया, वी डू नॉट रिजेक्ट इट। इसमें जो बुक में एग्जांपल है वो भी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल समझता हूँ, इसलिए मैं समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसने एक मर्डर किया है, तो अदालत में
उसको रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि वो अदालत कहती है कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट ही इज द मर्डरर। ठीक है, तो जो ज्यूरी है वो क्या देखती है, वो यही देखती है कि एविडेंस कितना है। हो सकता है एक्चुअल में उसने किया हो मर्डर या ना किया हो, बट द ज्यूरी सेज दैट देयर इज नॉट इनफ एविडेंस, दैट्स व्हाई वी विल एक्चुअली रिजेक्ट दिस क्लेम दैट ही इज द मर्डरर। तो हमने भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टैटिस्टिकल एविडेंस देखना है कि क्या इतना एविडेंस है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर इतना एविडेंस नहीं होगा तो इस वजह से कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और अगर होगा तो हम कहेंगे देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वी ओनली टॉक अबाउट रिजेक्शन। दिस इज लाइक योर क्रूअल फ्रेंड्स, दे ऑलवेज गिव यू रिजेक्शन होते हैं। आपने आपके कुछ फ्रेंड्स वो आपको एक्सेप्टेंस कभी नहीं देते, रिजेक्शंस देते हैं। तो उसी की एग्जांपल ले लें बस, आप उसको माइंड में रखें, आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है दैट स्टेटविल कॉलेज क्लेम्स दैट 94% ऑफ देयर ग्रेजुएट्स फाइंड एम्प्लॉयमेंट विद इन 6 months ऑफ ग्रेजुएशन। सो प्रोपोर्शन के बारे में ये दो हमने हाइपोथेसिस लिखे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और हमने कहा कि नल हाइपोथेसिस इज द क्लेम। क्लेम आपने हमेशा मेंशन करना है कि आपको समझ आ गई है कि ये स्टेटमेंट है और इसमें जो रिसर्चर है उसका क्लेम ये है। What will a type 1 and type 2 error? So type 1 error is rejecting the null hypothesis when it is true. तो ये कब होगा? The population proportion is actually 0.94 but is rejected. लेकिन हमने अपने सैंपल में देखा कि हमने 100 स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए उस कॉलेज में से, और उसमें से सिर्फ 60 स्टूडेंट जो है उनको जॉब मिली। तो हमने कहा कि बेस्ड अपॉन द एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल we reject the null hypothesis because not 94 student out of 100 get job within 6 months, only 60 got। ठीक है, तो that would be type 1 error। type 2 error क्या होगा कि आपने कहा कि 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, 100 के पास जॉब है, तो 94 is a wrong perception। ठीक है, तो आपने नहीं रिजेक्ट किया, हालांकि आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, तो दैट इज टाइप 2 एरर। बट इनकी जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म है वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसको फिर हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। सो सर ये टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर की समझ। सॉरी, दोबारा बताएं सर टाइप 1 और टाइप 2 एरर, सर ये सारा बता दो, इसकी समझ मैं दोबारा नहीं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें आप इस तरह से देखें कि फॉर एग्जांपल जो कोरोना में जो डेथ रेट था, डिजीज रेट था कोरोना के इंट्रैक्शन के बाद जो पेशेंट्स का, वो था 3%। 100 में से 3 लोग जो हैं दे एक्चुअली डाई बिकॉज ऑफ दैट क्रिटिकल सिचुएशन। तो आप फॉर एग्जांपल एक जगह पे सैम्पलिंग करते हैं, और वो आप अमेरिका में करते हैं, अमेरिका में क्योंकि बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो वहाँ पे आपको जो रेशियो मिलती है वो 7% या 8% मिलती है। तो ये जो इंटरनेशनल क्लेम था वो 3% का, कि एवरेज जो है वो पॉपुलेशन में 3% है, वो 3% तो वहाँ पे प्रूव नहीं हुआ अमेरिका में, वहाँ पे तो आपको 6% या 7% मिला ना। ठीक है, तो आपके पास जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसमें जो क्लेम है वो ये है दैट द म्यू इज इक्वल टू, और द प्रोपोर्शन, यहाँ पे मैं प्रोपोर्शन लिख लेता हूँ, 0.03%, एंड एच नॉट क्या है, द प्रोपोर्शन इज नॉट इक्वल टू 0.03। तो ये हमारा क्लेम है। तो हमें जो स्टैटिस्टिकल आंसर मिला वो 7% मिला अमेरिका में, जो कि 0.07 है। तो हमने कहा कि हमारे पास तो जो एविडेंस आया वो बताता है कि ये 0.07 होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो बताया गया है, WHO ने बताया 3%। तो वो इंटरनेशनल जो उनकी कैलकुलेशन है वो गलत तो नहीं हो सकती ना। तो हमने जो सैंपल लिया है वो सैंपल एक्सट्रीम सैंपल है, वो उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाहर है कहीं। जो हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया था उसके बाहर है। उस कॉन्फिडेंस इंटरवल में फॉर एग्जांपल 0.03 दरमियान में है, और वो 0.01 और 0.05 तक जाता है। लेकिन हमें जो सैंपल मिला वो एक एक्सट्रीम सैंपल है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है कि 95% सैंपल्स के रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएंगे, 5% सैंपल्स के रिजल्ट एक्सट्रीम रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, सेंटर लिमिट थ्योरम याद है ना? एवरेज हाइट कितनी है? 5 फीट 6 इंचेस।
दुनिया में 7 फुट के लोग अवेलेबल है कि नहीं, है ना भाई? Yes. दुनिया में आपको 7 फुट के लोग भी मिलेंगे, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस है। Yes. तो जब हम टाइप 1 एरर करते हैं ना, तो टाइप 1 एरर का मतलब ये होता है कि हमने रिजेक्ट कर दिया है नल हाइपोथेसिस को। हमने कहा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट जो है, जो एविडेंस आया वो 7% का है, इसलिए हमने नल हाइपोथेसिस को, अपने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन करना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा Yes, sir. सैंपल तो बड़ा एक्सट्रीम सैंपल है। हमें मल्टीपल Yes. सैंपल लेने चाहिए थे, दुनिया में मुख्तलिफ जगह से लेने चाहिए थे। उससे हमें पता चल जाता कि अगर एवरेज आउट किया जाए प्रोपोर्शंस को, तो हो सकता है उनकी एवरेज 0.03 ही निकलती हो। लेकिन टाइप 1 एरर कंडक्ट हुआ, तो एक्सट्रीम सैंपल्स में टाइप 1 एरर कंडक्ट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह टाइप 2 एरर जो है वो भी एक्सट्रीम सैंपल्स में आता है, लेकिन टाइप 2 एरर में रिसर्चर की गलती होती है। टाइप 1 एरर की समझ आई है अभी? Yes, sir. इतनी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन के सोल्यूशन में इतना रोल नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में और क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए कि वो क्या होता है। अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इज योर मैक्सिमम अलाउबल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। तो मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अपनी क्रिटिकल वैल्यूज को लिखता हूँ कि यहाँ पे वो क्रिटिकल वैल्यूज है। तो ये मेरा वो रीजन है जहाँ पे मैं इसे एक्सेप्टेंस रीजन कहता हूँ, एक्सेप्टेंस रीजन। अच्छा, जो टेल में रीजन है ये फिर क्या है? इसे मैं बोलूंगा रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन, ठीक है ना। तो रिजेक्शन रीजन जो है वो अल्फा से डिनोट करेंगे। अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है 95%, तो रिजेक्शन लेवल कितना होगा? 5%, 0.05। और उसको मैं 2 टेल्स में डिवाइड करूंगा जब 2 टेल टेस्ट होगा, ठीक है। अब 1 माइनस अल्फा क्या होता है? दैट इज बीटा, दैट इज टाइप 2 एरर। तो ये जो रीजन है ये 1 माइनस अल्फा है, इसे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी कह सकता हूँ, और जो टेल्स में है वो अल्फा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा और जो है वो बेहतर हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है 90%, तो आपका अल्फा होता है 10%। तो जब आपका 95% कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो अल्फा होगा 5%। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो भी हो, अगर 99% है तो 1% आपका अल्फा होगा। अल्फा कैसे फाइंड आउट करना है? आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो इफ योर कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95%, तो 1 माइनस, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 95, 0.95। तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये एक टेल में है या दोनों टेल्स में है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से हम थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे। ओके गाइस, सो एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, क्वेश्चन पूछें जी, क्वेश्चन। सर ये जो बीटा है ये एक्सेप्टेबल रीजन में होगा, एरर होगा टाइप 2 वाला? हाँ, बीटा जो है वो टाइप 2 एरर है, तो वो बीटा जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा। अल्फा जो है वो ओके एक्सट्रीम वैल्यूज में है, वो टेल में जी सर, फॉल करेगा, ठीक है। जी सर। Okay, so after stating the null and alternative hypothesis and specifying the level of significance, a random sample is taken from the population and sample statistics are calculated. तो जब सबसे पहला स्टेप ये है कि आप हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, और उस स्टेप में आपने 2 काम करने होते हैं। नंबर 1, आपने हाइपोथेसिस लिखने होते हैं, नल और ऑल्टरनेटिव दोनों हाइपोथेसिस लिखने होते हैं। दूसरा काम आपने ये करना होता है, उसमें से क्लेम को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप नंबर 1 इज कि आप नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखें, स्टेट करें, और देखें उनमें से क्लेम कौन सा है, आइडेंटिफाई क्लेम। अब स्टेप नंबर 2 क्या है कि टेक अ रैंडम सैंपल लेना है आपने। याद रहे कि ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कर रहे हैं ये सिर्फ रैंडम सैंपल्स पे हो सकती है। अगर आपका सैम्पलिंग मेथड जो है वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड नहीं है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं यूज की, तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर सकते। सो अ रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन
एंड सैम्पल स्टैटिस्टिक्स आर कैलकुलेटेड। तो उसकी हम सैम्पल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। द स्टैटिस्टिक दैट इज कंपेयर्ड विद द पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? म्यू पॉपुलेशन मीन है, ये भी एक पैरामीटर है। सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी एक पैरामीटर है। पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, ये भी एक पैरामीटर है। तो पॉपुलेशन की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल सैंपल का स्टैटिस्टिक्स होगा उसे हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। जैसे एक्स बार जो है वो मीन के लिए, एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और पी कैप जो है वो प्रोपोर्शन के लिए। तो सैंपल से जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? पैरामीटर के साथ कंपेयर करते हैं। इन द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो इसको, ये जो हमें सैंपल से मिलेगा इसको हम बोलेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्योंकि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, इस स्टैटिस्टिक को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास बताया उसने कि पॉपुलेशन पैरामीटर अगर म्यू हो तो उसको टेस्ट स्टैटिस्टिक किससे टेस्ट करेंगे? एक्स बार से। पॉपुलेशन पैरामीटर अगर प्रोपोर्शन का पी हो तो उसको पी कैप से, सैंपल के पी कैप से टेस्ट करेंगे। और अगर वेरिएंस में आपके पास सिग्मा स्क्वायर हो तो उसको एस स्क्वायर, जो सैंपल की वेरिएंस है, उससे देखेंगे। अच्छा, आपने पिछले चैप्टर में फिर ये टेस्ट भी पढ़े कि जब आप मीन का टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए आप जेड या टी टेस्ट यूज करते हैं। जेड टेस्ट कब यूज करते हैं? जब आपके पास लार्ज सैंपल्स होते हैं। और लार्ज सैंपल कब होता है? जब आपका सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30। व्हेन योर सैंपल साइज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 30 तो आप जेड टेस्ट यूज करेंगे। एंड व्हेन यू हैव स्मॉल सैंपल्स, मतलब आपके पास जो सैंपल है उसका सैंपल साइज लेस देन 30 है, तो आप टी टेस्ट यूज करेंगे। अगेन प्रोपोर्शन के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? जेड टेस्ट यूज करेंगे। और वेरिएंस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। तो गाइस इफ यू रिमेंबर, तो हमने ये सारे टेस्ट जो हैं ये पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बिल्ड करने के लिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल का बहुत बड़ा रोल है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। इसलिए यही वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और इन्हीं को यूज़ करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नो क्वेश्चंस? सर ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, आफ्टर स्टेटिंग null and hypothesis and specifying the level of significance, सर अगर इसमें से रैंडम मूव कर दें और सिर्फ सैंपल लिखो तो फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? बेटा बात ये है कि आप जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये पॉपुलेशन के बारे में होगी। हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन के बारे में होता है, हाइपोथेसिस सैंपल के बारे में नहीं हो सकता। तो सर आपने कहा रैंडम सैंपल हो तो तब रैंडम सैंपल आप पॉपुलेशन से लेंगे, हाइपोथेसिस Yes, आप sir. पहले लिखेंगे। पहले हाइपोथेसिस आएगा, उसके बाद सैंपल लेंगे। यस तो सैंपल लेने से पहले हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो हाइपोथेसिस किसके बारे में लिखेंगे? पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ और बड़ी देर से पढ़ा रहा हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स में जो एवरेज ग्रेड आता है, मैं आपको कहता हूँ कि वो बी ग्रेड आता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बी ग्रेड पे जो ग्रेड पॉइंट होता है वो होता है 3.00। तो ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 क्या होगा मेरे लिए? स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा? मैं हाइपोथेसिस लिखूंगा। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखूंगा H0, जहां पे मैं लिखूंगा म्यू कि पॉपुलेशन एवरेज जो है दैट इज इक्वल टू 3.00। और ये क्या है? ये मेरा क्लेम है। फिर मैं H0 लिखूंगा, H0 और H1 लिखूंगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें मैं लिखूंगा कि मीन इज नॉट इक्वल टू 3.00। अब इन दो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? इन दो स्टेटमेंट्स में H0 का मतलब ये है, नल हाइपोथेसिस जो कि मेरा क्लेम है उसका मतलब ये है कि जितने भी लोग मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उनका एवरेज ग्रेड जो पॉइंट आता है वो 3.00 आता है 4 में से। और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये है, उसका कॉम्प्लीमेंट, कि नहीं वो 3 नहीं आता, वो 3 से ज्यादा या 3 से कम आता है। अब ये नहीं मुझे पता कि वो 3 से ज्यादा आता है या कम आता है, लेकिन वो 3 नहीं आता, ये उसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहला स्टेप ये होगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड अवेलेबल है कि उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी उसके रिजल्ट्स क्या है, तो उसमें से मैं 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लूँगा। ठीक है। तो जो यहाँ पे स्टेप 2 है सैम्पलिंग का, उसका रैंडम सैंपल कैसे लेते हैं? सारे स्टूडेंट्स का एक सैंपल फ्रेम बनेगा
ठीक है ना, सैंपल फ्रेम बनेगा। सैंपल फ्रेम क्या होता है? सैंपल फ्रेम लिस्ट होती है जिसमें पॉपुलेशन के सब लोगों का नाम होता है, फिर उनको रैंडम नंबर असाइन किए जाते हैं, फिर उनका एक लकी ड्रॉ किया जाता है, उसमें से 100 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली। तो जब वो 100 स्टूडेंट्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो वो मेरा सैंपल है, वो मेरा रैंडम सैंपल है। तो उसमें फिर उस रैंडम सैंपल में मैं एक्स बार कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि सैंपल में मैं म्यू तो नहीं कैलकुलेट कर सकता, म्यू तो पॉपुलेशन में कैलकुलेट होता है, तो मैं एक्स बार कैलकुलेट करूंगा। अब मैंने ये देखना है कि कौन सा टेस्ट यूज करना है, क्योंकि मेरा सैंपल 100 है विच इज मोर देन 30, तो मैं जेड टेस्ट यूज करूंगा। तो जेड टेस्ट को यूज करके, आपको जेड टेस्ट का फॉर्मूला भी पता होगा, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन। तो ये टेस्ट यूज करके इस सैंपल को जो है वो मैं कैलकुलेट करूंगा, और z की वैल्यू जो है वो मुझे हेल्प करेगी किस चीज़ में, कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो पॉइंट कहाँ पे है जहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी हमने सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात की है, ये अगले स्टेप है कि हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉट करें और देखें कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, इतनी समझ आई पहले 2 स्टेप्स की? Yes sir. Okay students, so the 40-minute session of Zoom is going to end. Let's take 10 minutes break, उसके बाद मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर।